सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके फिर हमने मिरर्स के थ्रू देखा रिफ्लेक्शन, कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर्स, इनके थ्रू। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन बता देता हूँ सब्सटेंसेस और मीडिया का। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस एंड मीडिया। तो ये लाइट के प्रति जैसे बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से हम इन्हें 3 ऑब्जेक्ट्स में या सब्सटेंसेस या मीडिया में क्लासीफाई करते हैं, जो कि हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसल्यूसेंट मीडिया और ओपेक मीडिया। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या होती है? ऐसी मीडिया जो कि लाइट को अपने थ्रू पास होने दे कम्प्लीटली, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है, इसीलिए उसके ट्रांसपेरेंट मीडिया बोलते हैं। जैसे कि आपका जो ग्लास है, आप ग्लास के आर पार इसलिए देख पाते हो, जैसे कार में जो ग्लासेस यूज़ होते हैं उनके आर पार आप कम्प्लीटली अच्छे से इसलिए देख पाते हो क्योंकि वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है वो आपके आंखों तक कम्प्लीटली रीच करती है। वहीं ट्रांसल्यूसेंट मीडिया वो मीडिया होता है जो कि लाइट को कम्प्लीटली पास नहीं होने देता। कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ लाइट वो ट्रांसमिट कर देता है। जैसे कि आपने विंडो के कुछ ग्लासेस देखे होंगे जिनके थ्रू आप कम्प्लीटली अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हो या धुंधले आते हैं, वैसे मीडिया को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। और ओपेक सब्सटेंसेस तो सब जानते हो, जो कि लाइट को बिल्कुल भी अपने थ्रू पास ना होने दे, जैसे कि जो पूरी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे मिरर भी एक तरह का ओपेक सब्सटेंस ही कहा जाता है, क्योंकि वो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके आप पे आंखों तक आने देता है, इसलिए आप उसमें इमेजेस को देख पाते हो। वैसे ही और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि आप अपने अराउंड देख सकते हो। जैसे कि वॉल हो गया, वॉल भी एक ओपेक सब्सटेंस ही है या मीडिया है, जो कि लाइट को कम्प्लीटली पास नहीं होने देता। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लाइट को एक मीडिया में ट्रांसमिट कराएंगे या ट्रैवल करवाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया ही इसमें ज़रूरी होगा क्योंकि वो लाइट को अपने थ्रू पास या ट्रैवल होने देता है, और ट्रांसल्यूसेंट मीडिया भी ज़रूरी होगा। तो गाइस डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज ये मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और इस सरफेस को हम इंटरफेस बोलते हैं, जो कि 2 मीडिया को कनेक्ट करता है। तो अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, डाइवर्ज होती है, बेंड होती है, और इसी फेनोमेना की जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे कि आप रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे कि ये जो लाइट आ रही होती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट अब इसमें रिफ्रैक्ट हुई उसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और एक नॉर्मल होता है हमारे पास जो कि इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा। और फिर इनके बेस्ड हम कुछ लॉस पढ़ते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन में भी देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ खास है क्योंकि इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो वो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज़ n/1, और इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ये n/1 क्या बता रहा है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम।
यानी जब हम स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर और वैक्यूम में है और उसका रेशियो निकालते हैं उस मीडियम के थ्रू, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और वो किसी मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसे हम c/v से भी देते हैं और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभार हम इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और जैसे कि आप जानते हैं कि c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और मीडियम के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा v को। तो जब भी लाइट किसी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड यानी कि जो v है वो चेंज होता है और उसका वेवलेंथ जो है लैम्डा वो भी चेंज होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहती है जो कि उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये सब डिस्कस कर लिए हम। अब हम चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कि वो क्या होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टू मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियाज। यानी अगर हमारे पास एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है और लाइट इनके थ्रू ट्रेवल होके फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर इसमें आपकी स्पीड v1 है और इसमें अगर आपकी स्पीड v2 है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, जिसको हम n21 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है v1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया डिवाइडेड बाय v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडिया। और ये हम इसे नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि n21 इज इक्वल टू μ2 अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया टू μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें v1/v2 ही मिलेगा। तो ये सब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बेसिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेंस और उसके बेस पे कुछ रे डायग्राम्स और ये सब देखेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट। सो गाइस, अब हम लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेंस क्या होता है कि एक पीस ऑफ ग्लास होता है, किसी ग्लास का, किसी प्लास्टिक का या किसी ऐसे मटेरियल का होता है जिसे कि हम आराम से मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के लेंस के ऊपर ही स्टडी की जाती है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके पास एक थिन एंड्स होते हैं और एक थिक मिडल पार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक कॉनकेव लेंस भी होता है, जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस लेंस के पास थिक एंड्स होते हैं और थिन मिडल पार्ट होता है। तो ऐसे लेंस को हम एक कॉनकेव लेंस कहते हैं। और फिर कॉन्वेक्स लेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है 4 तरह के। इस तरह के लेंस को हम कहते हैं एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके जो दोनों सरफेसेस हैं वो कॉन्वेक्स हैं और इनके सरफेसेस से जो स्फीयर बनता है उनके रेडियस इक्वल होते हैं। इस वजह से ये जो लेंस है वो एक सिमेट्रिकल बिहेवियर है इसका। वहीं हमारे पास एक इट इज़ कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि इसके पास एक प्लेन सरफेस है, वहीं दूसरा सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है। वही इस तरह के लेंस को हम कहते हैं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके पास दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, लेकिन इनके जो स्फीयर्स हैं उनकी रेडियाई इक्वल नहीं है। और हमारा एक लास्ट तरह का है जिसे हम कहते हैं एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका एक सरफेस जैसे कि देख सकते हैं एक कॉन्वेक्स सरफेस है, वहीं दूसरा सरफेस एक कॉनकेव सरफेस है। तो इस तरह के लेंस को हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। वही हमारे पास कुछ कॉन्वेक्स लेंस के भी टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेम वैसे ही जैसा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में था, कॉनकेव लेंस में इसको भी हम एक इक्वी कॉनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों स्फीयर्स के जो रेडियाई हैं दोनों सरफेसेस के वो इक्वल हैं। इस तरह के लेंस को हम एक प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं,
क्योंकि इसका एक सरफेस कॉनकेव है, वहीं दूसरा सरफेस एक प्लेन सरफेस है। इस तरह के लेंस को हम एक बाइकॉनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस कॉनकेव हैं लेकिन इनके रेडियाई इक्वल नहीं हैं। और इस तरह के लेंस को हम कहते हैं एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमारा इसमें एक सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, वहीं दूसरा सरफेस कॉनकेव है। तो ये हो गया यार कुछ क्लासिफिकेशंस कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के। तो हम सिलेबस में एक इक्वी कॉनकेव लेंस ही डिस्कस करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ हम एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार विथ कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसके कुछ टर्म्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो कि इसके मिडल से पास हो रहा होगा, और एक अपर्चर होता है जो कि इसके सबसे बड़ा एक्चुअली इसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसके दोनों एंड्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जिस पॉइंट पर अपर्चर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, ओ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और अपर्चर के बेस पे हम लेंसेज को क्लासीफाई करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को, एज थिन लेंस एंड थिक लेंस। ये जो हमारे पास लेंस दे रखा है ये एक थिन लेंस है, क्योंकि इसका जो अपर्चर है, इसका डायमीटर जो है, ये पार्ट, ये इसकी जो थिकनेस है मैक्सिमम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसकी ये थिकनेस है इतनी बड़ी, वो अपर्चर इसके थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये एक थिन लेंस है, क्योंकि ये बहुत पतला दिख रहा है। वही हमारे पास एक थिक लेंस आता है जब हम कुछ इस तरह का होता है कि इसके अपर्चर जो होता है वो इसके थिकनेस के कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं हो पाता। तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम आता है फॉर अ थिक लेंस। इसका जो थिकनेस होती है वो भी एक कंपैरेटिवली एक थोड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इस केस में हम थिन लेंस की को ही डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक अपर्चर है, और एक ऑप्टिकल सेंटर। इसके जो सरफेस है वो उसका एक सेंटर होगा जो कि एक स्फीयर का पार्ट होगा। ऑफ कोर्स इसके दो सेंटर्स होंगे क्योंकि ये दोनों ही स्फीयर्स के पार्ट हैं, तो हम इन्हें C1 C2 के नाम से डिनोट करते हैं। और इनके जो डिस्टेंस होंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो इक्वल होंगे। और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एक ख़ास बात है कि अगर इस पे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो वो उन्हें एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, जिसे कि हम प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं। और ये आगे की तरफ कन्वर्ज होते हैं, ना कि पीछे की तरफ। तो इसे हम F से डिनोट करते हैं, F1। वैसे ही अगर हम, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो अगर हम इंसिडेंट लाइट यहाँ से लाएं तो वो इसे इस डायरेक्शन में कुछ कन्वर्ज करेगा, और वो कुछ यहाँ आएंगी फोकस, जिसे कि हम F2 के नाम से जानते हैं। और फिर हम ये C1 C2 को F1 और 2F2 के से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आता है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज करती है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस को एक कन्वर्जिंग लेंस से भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज कर रही है। वही हमारे पास दूसरे साइड एक कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में फिर से हमारे पास एक
प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक अपर्चर होगा, और जैसे कि आपने पहले भी देखा था एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। और क्योंकि ये दोनों स्फीयर्स के पार्ट हैं तो इसका एक सेंटर्स भी होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में हम इसे C1 C2 से डिनोट कर रहे हैं। और जब भी इसके थ्रू पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो ये उन्हें कन्वर्ज नहीं करता, बल्कि ये उन्हें डाइवर्ज कर देता है या बिखेर देता है अलग अलग डायरेक्शंस में। और जब इन्हें प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ प्रोड्यूस्ड, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे कि हम कहते हैं ये एक प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉनकेव लेंस। और वैसे ही अगर हम लाइट रेस को इस डायरेक्शन से लाएं तो ये उन्हें इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा और कुछ यहाँ जाके वो प्रोड्यूस करने पर मिलेंगी F2 पे। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमने C1 C2 को 2F1 और 2F2 से डिनोट किया था। इस केस में भी हम इसे 2F1 और 2F2 से ही डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के प्रॉपर्टीज़ हो गए। और क्योंकि ये डाइवर्ज करते हैं पैरेलल रेस को तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये सब हो गए उनके प्रॉपर्टीज़। अब हम इन्हें इमेज ट्रेसिंग को कुछ देख लेते हैं रूल्स। सबसे पहला रूल ये कि अगर लाइट रेज पैरेलल, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो फोकस से पास होगी इन अ कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होते आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जस्ट ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आए तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो अपने ही डायरेक्शन में मूव करती है विदाउट एनी बेंडिंग। तो ये थोड़े से रूल्स हो गए फॉर इमेज ट्रेसिंग। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम्स फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर इसके थोड़े कुछ केसेस होते हैं, उससे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेंगे, तो यहाँ हम एक कार्टेशियन सिस्टम बना देते हैं। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई में है और ये हमारा नेगेटिव वाई में है। हम इंसिडेंट लाइट को लेफ़्ट साइड से लाएंगे और हम ऑब्जेक्ट को भी लेफ़्ट साइड प्लेस करेंगे अबव द एक्स एक्सिस। तो हमारी जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट हमारा क्योंकि लेफ़्ट साइड से हम लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो जो हमारा u होगा वो नेगेटिव आएगा इस केस में। और क्योंकि जब इंसिडेंट लाइट रेज लेफ़्ट से लाई जा रही हैं तो वो राइट साइड में फोकस हो रही हैं, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा दैट इज़ स्मॉल f। तो हमारा u नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ जो होगा स्मॉल f वो हमारा पॉजिटिव होगा। और फिर जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जैसे जैसे वैरी करते जाएंगे, हमारी जो इमेज डिस्टेंस भी है वो भी वैरी होगी और उसके साइन भी उस हिसाब से चेंज होते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यार साइन कन्वेंशन। अब हम थोड़ा इमेज ट्रेसिंग देखते हैं, रे डायग्राम्स। तो ये रे डायग्राम के लिए सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज जैसे कि आएंगी जो कि लेंस को रीच करेंगी दोनों ही साइड से। और क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होंगी तो इमेज जो हमारा बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यानी v इज़ इक्वल टू f फोकल लेंथ। और इस केस में जो हमारा इमेज होगी उसको वो पॉइंट साइज्ड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन
पॉइंट साइड में हम इन्वर्टेड केस कंसिडर नहीं करते ज़्यादातर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज की जो कि फॉर्म होगी बाय द व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अब सेकेंड केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, यानी 2f2 के ठीक थोड़ा पीछे, यानी u जो है, u हमारी लेस देन r है, सॉरी ग्रेटर देन r है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ होगा। एक लाइट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और बिना रिफ्रैक्शन के वो पास हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, यानी जो हमारा v है वो f और r के बीच में है। और फिर इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा, और डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा साइज का। ये वो केस हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड हो। अब हम केस देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी u जो है हमारा r के बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस्ड है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट तो इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा फ्रॉम द अदर साइड। तो इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी इमेज एक रियल इमेज होगा, और v जो होगा हमारा वो r के ही बराबर होगा। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज्ड होगी। और इस केस में जो हमारा v है वो पॉजिटिव है, बल्कि r जो है वो हमारा नेगेटिव है, क्यों तो हम लेफ़्ट साइड से प्लेस कर रहे हैं इसीलिए, और इमेज जो हमारी वो पॉजिटिव साइड में फॉर्म हो रही है इसलिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई यार इमेज की, जब हमारा ऑब्जेक्ट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस्ड है। अब हम देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो ऐसे में एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और वो कहीं मीट करेगी, और इमेज जो बनेगा वो कुछ इधर बनेगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके बियॉन्ड बनेगा। तो जो u है जब हमारा r और u जब f और r के बीच में लाई करता है, तब हमारा v है वो ग्रेटर देन r हो जाता है। और इस केस में हमारे इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी हमारी इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है साइज़ में। तो ये हो गया केस जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस्ड है। अब हम अपने चौथे में जाते हैं, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस्ड है।
यानी u इज इक्वल टू एफ। ऐसे केसेस में एक लाइट रे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो फोकस से पास होगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं वो पैरेलल हो चुके हैं, यानी वो इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे केसेस में हमारा v जो है v इनफाइनाइट हो जाता है और हमारा जो इमेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो एक रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा, और हाईली एनलार्ज होता है यानी बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट में जाके फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर प्लेस्ड है। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस्ड है, यानी u जो है वो हमारा 0 से लेकर f के बीच में लाई करता है। और ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इस केस में सपोज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फोकस से पास होगा इसकी एक रे और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और ये जो दोनों हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आती हैं इस केस में, वो एक डाइवर्जिंग रेज आती हैं, इसलिए हम इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये कहीं मीट करें, और इस केस में ये कहीं दूर जाके मीट करती हैं। और वहाँ हमारा एक और क्योंकि यहाँ ये लगभग मीट कर रही हैं, यहाँ जाके तो हमारी जो इमेज बनती है वो पीछे की तरफ बनती है। और फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि है कि इमेज एक रियल इमेज है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, और एक एनलार्ज्ड इमेज बनती है, और एक इरेक्ट इमेज बनती है यानी सीधी इमेज। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस्ड है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये बहुत सारे जगह जैसे कि खासकर मैग्नीफिकेशन लेंसेज में यूज़ होता है। तो ये हो गया रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब हम रे डायग्राम देखते हैं फॉर अ कॉनकेव लेंस। तो जैसे कि यहाँ हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ दो ही केस आते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं जो कि डाइवर्ज करती हैं और फोकस पर मीट करती हैं दोनों ही तरफ से। तो इस केस में हमारा u तो माइनस इनफाइनाइट होता है बाय साइन कन्वेंशन, और हमारा v जो होता है वो हमारा नेगेटिव f हो जाता है, क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं। और अगर साइड कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करें तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं और हमारा जो v है वो माइनस f है। और इमेज हमारी पॉइंट साइज्ड बनती है और एक रियल इमेज मिलती है हमें, वर्चुअल इमेज मिलती है। हमारे पास एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, हालांकि हम इसे पॉइंट साइज में उतना डिस्कस नहीं करते इस प्रॉपर्टी को। तो ये वो केस होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास आए, कहीं भी आ जाए, बिटवीन एनीवेयर इन नियर टू द लेंस, तो हमारे पास एक रे होगी जो कि डाइवर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आएगी,
और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। और ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट पॉइंट विल बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ये किसी भी केस में ट्रू है। अगर हम ऑब्जेक्ट को किधर भी शिफ्ट करें और हमारा जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ही बनेगा। तो यू की कोई भी वैल्यू के लिए वी हमेशा 0 से लेकर एफ के बीच में लाई करेगा। और इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन थी यार हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए। और हम इसे कहीं भी, अगर हम इसे, एक स्पेशल केस भी है कि अगर हम इसे कहीं भी, अगर हम इसे बिटवीन 0 to f प्लेस करें तो एक लाइट रे यहाँ आएगी जो कि डाइवर्ज करेगी, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, लेकिन ये फिर से हमारे पास बिटवीन फोकस ही बनेगा 0 to f के ही। तो ये भी हमारे पास एक केस आ गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट 0 से f के बीच लाई करे तब भी हमारी जो इमेज है वो आगे ही बनेगी ऑब्जेक्ट के, और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, और बिटवीन 0 to f ही बनेगी। यानी हर केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो 0 to f के बीच में ही है। तो ये गाइस हमारे पास रे डायग्राम्स हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए। और फिर इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगा कुछ। थैंक यू।